नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। हफ्ते का पहला दिन है और ग्लोबल मार्केट से देखें तो संकेत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी यहां पर पहले नजर डाल देते हैं। करीब 19 से 20 अंकों की तेजी जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी पर नजर आएगी। लेकिन शुक्रवार को जो अमेरिकन मार्केट्स हैं, यूएस के मार्केट्स हैं, यहां पर सत्र काफी बढ़िया और अच्छा देखने को मिला था। बढ़िया तेजी के साथ अगर आपकी स्क्रीन पर मैं स्पॉट इंडाइसेस दिखाऊं तो नैस्डैक हो या डाउ जोन्स हो, 1.5 से 2% की अच्छी तेजी के साथ दोनों इंडाइसेस में कारोबार देखने को मिला था। अभी फिलहाल एक बार नजर डाल लेते कि जो फ्यूचर्स हैं अमेरिकन मार्केट्स के, वहां पर कैसा कारोबार देखने को मिल रहा है। तो डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो अच्छी संकेत देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल माहौल जो है काफी बढ़िया है और ऐसे में जो हफ्ते का पहला दिन है, यहां पर ओवरऑल संकेतों को कैसे डिकोड करना है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का किस प्रकार से असर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में जो है मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जो यूएस मार्केट्स में तेजी आई है, 1.5 से 2% का बड़ी तेजी के साथ जो शुक्रवार को मार्केट्स क्लोज हुए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण था। और आज भी अगर आप देखें तो मार्केट्स में जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर बढ़िया तेजी देखी जा रही है। तो आइए विस्तार से समझते हैं। दीपांशु भंडारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, संकेत काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, क्या कारण रहा, क्यों इतनी अच्छी तेजी आई है? मॉर्निंग आशीष, और बढ़िया संकेत आ रहे हैं। इनफैक्ट जो पिछला हफ्ता था, हम एक तरह से देख सकते हैं बाउंस बैक वाला हफ्ता ग्लोबल मार्केट्स के लिए था। हमारे बाजार तो ऑफकोर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजारों में एक बढ़िया तेजी बनी हुई थी और कल भी हमने यही एक्शन वहां पर भी बनते हुए देखा है। इनफैक्ट अगर आप एक्शन की बात करें, फ्राइडे के एक्शन की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया संकेत वहां से आए। आज की अगर आप बात करें तो ऑफकोर्स कई सारे एशिया के बाजार आज बंद है। चीन, हांगकांग और साउथ कोरिया, यहां पर आज छुट्टी है, बट अदरवाइज जो बाजार परफॉर्मेंस इस समय आपको दिखा रहा है, हालांकि जिस लेवल पर खुला था वहां से थोड़ा नीचे आ गया है। डेटा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो इस हफ्ते आएगा वो है यूएस में अगस्त के महंगाई के आंकड़े। फेड पॉलिसी 21 सितंबर को है, तो उससे पहले आखिरी एक बड़ा डेटा पॉइंट आने वाला है। हमने देखा इकोनॉमी तो अच्छी हालत में है ही, बेरोजगारी और जो जॉब्स एडिशन है वो तो अच्छा ही रहा है, बट इन्फ्लेशन कैसा है, क्या रीसेंट रेट हाइक से फाइनली इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है या नहीं, ये देखना जरूरी रहेगा। इसके अलावा रिटेल बिक्री और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आंकड़े आएंगे यूएस के। कई अन्य देशों के इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले, इंक्लूडिंग आज भारत के जो आएंगे। और इसके साथ ही रशिया और यूक्रेन, हालांकि इस युद्ध पर हम बात करना बंद कर चुके हैं, बट यहां पर रिसेंटली कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो उसका क्या बाजार पर असर होता है ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्राइडे की बात करें तो ऑफकोर्स जैसे आप बता रहे थे, बहुत ही बढ़िया एक्शन लगा। लगातार 3 दिनों से तेजी का ट्रेंड है। 450 अंक उछलकर डाउ में आपने तेजी देखी। नैस्डैक पर 2% का उछाल था। थ्रू द डे बाजार पॉजिटिव रहे और धीरे धीरे करके ऊपर ही आते रहे। ब्रॉडर मार्केट्स में आपने अच्छी रैली देखी। रसल 2000 भी ऑलमोस्ट 2% ही ऊपर था और लगभग सभी सेक्टर से आपने अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए देखा। बॉन्ड यील्ड 3.3% के पास स्थिर है। ऑफकोर्स अगले हफ्ते फेड पॉलिसी कल आएगा इन्फ्लेशन का डेटा, बट उससे पहले अमेरिकी बाजारों का जो मूड माहौल था वो आपने अच्छा ही देखा है और 3 दिनों का रिबाउंड सस्टेन होगा या नहीं ये देखना जरूरी है। बट आज सुबह फ्यूचर्स भी आपको अच्छे ही संकेत दे रहे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी 1 से 1.5% की तेजी थी, अच्छा ही एक्शन दिखा। आते हैं कच्चे तेल पर, और यहां पर ऑफकोर्स फ्राइडे को हमने एक बाउंस बैक देखा था। 3-3.5% का बाउंस बैक फ्राइडे को आया था, पर उसके बाद आज सुबह फिर से आपको कच्चे तेल के दाम गिरते हुए ही दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। हाँ, एक बार के लिए अगर आप बात करें तो ब्रेंट 88-87 डॉलर्स तक चला गया था पिछले हफ्ते, वहां से अब आपको 90-91 डॉलर्स पर दिख रहा है। बट ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं आ रही है जहां तक कच्चे तेल का सवाल है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि चीन के चेंगडू इलाके में, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है और भी कई जगहों पर एक्शन है। तो चीन से क्या डिमांड थोड़ी कम हो सकती है, आगे क्या आशंका है, उसके दम पर हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है और पिछले हफ्ते जिन लेवल्स पर तेल था, इस हफ्ते भी उन्हीं लेवल्स पर वापस आ गया है। तो ठीक ही एक्शन है जहां तक कमोडिटीज का सवाल है। बाकी कमोडिटीज में भी हमने पिछले हफ्ते थोड़ा प्रेशर जरूर देखा था। डॉलर इंडेक्स ऊंचाई से थोड़ा जरूर फिसला है, तो अब देखना पड़ेगा कि वापस कमोडिटीज में एक खरीदारी आती है या नहीं, क्योंकि 110 के लेवल के ऊपर से अब आप देखिए 108.75 पर आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। सोने में भी आपने हल्की खरीदारी देखी, बट ओवरऑल आशीष कहना पड़ेगा पिछले हफ्ते का जो अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था वो लग रहा है कि अब तो सस्टेन कर ही रहा है। अब देखते हैं ऑफकोर्स डेटा पॉइंट पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पिछले हफ्ते का मोमेंटम जो सस्टेन करना चाहिए। ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। विस्तार से समझाया आपने दीपांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये ग्लोबल सेटअप हमें बताने के लिए। तो चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और शुक्रवार को देख लेते हैं कि जो संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने क्या किया। इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ अगर आप देखें तो शुक्रवार को जो संस्थागत निवेशक हैं इन्होंने कैश मार्केट में देखें तो 2132 करोड़ की खरीदारी की है और जो DIIs हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो 1168 करोड़ की जो है बिकवाली इन्होंने की है। वायदा बाजार की बात की जाए तो जो आंकड़े टोटल निकल कर आ रहे हैं वो नेट बाय आ रहा है 8,296-97 करोड़ के आसपास का
तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो विदेशी निवेशक हैं, एफआईआईज हैं, वो 2132 करोड़ के आंकड़ों के साथ यहाँ पर खरीदारी करते हुए शुक्रवार को नजर आए हैं। तो चलिए अब जो डीआईज और एफआईआईज की एक्टिविटी है और साथ में जो ग्लोबल सेटअप है इसे विस्तार से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि आज के सेटअप की कैसे करनी है आपको तैयारी। और ये बताने के लिए देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से आज बाजार का जो सेटअप है और साथ में जो ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे तो 18 से 19 अंकों की जो तेजी है वो आपको नजर आएगी और विदेशी निवेशक लगातार बाय मोड में, लगातार इनकी तरफ से अगर आप देखें तो लंबे समय से खरीदारी का आंकड़ा आ रहा है। हालांकि ये भी एक थोड़ी सी चिंता की बात है कि जो डीआईज हैं वो 1168 करोड़ की जो बिकवाली का आंकड़ा है वो आया। तो चलिए समझ लेते हैं कि आज के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए क्या लेवल है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष। वाकई में आज मंडे मॉर्निंग कह सकते हैं गुड होने वाली, क्योंकि संकेत बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भारतीय बाजार पिछले हफ्ते अच्छी मजबूती दिखाकर 18,000 के बेहद करीब पहुंचे हैं। लगातार 2 दिन से 17,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं और आज कोई ऐसा कारण है नहीं जिसकी वजह से आप ये सोचे कि बाजार और आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी कि तेजी का रुझान। तो उसके पहले मैं आपको लेवल्स बता दूं। जो सपोर्ट लेवल है 17,725, 17,800, ये अब आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,925 से 18,000 इस रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। तो ये एक बढ़िया ऊपर की रेंज है, यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 40,200, 40,275 ये बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 40,750 से लेकर 40,875 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो ओवरऑल खरीदारी का रुझान रखना चाहिए। अगर सुस्त शुरुआत हो या हल्की फुल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी काफी समय से सुस्ती दिखा रहा है, अगर नीचे खुले या एकदम फ्लैट खुले तो खरीदारी का मौका होगा आपके लिए, कोई डाउट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन रहेगा, तो वहां पर भी आपको तेजी करनी चाहिए, बिल्कुल खरीदारी के साथ बने रहना चाहिए। तो चिंता की कोई बात नहीं है, खरीदारी के रुझान के साथ हफ्ते की शुरुआत करें। पॉजिटिव बायस रहेगा मार्केट का और ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा 18,000 के आसपास शायद प्रॉफिट बुकिंग आए हल्की फुल्की, उसे पार करने के लिए एक आध दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, बट रुझान तेजी की तरफ ही है। तो रुझान जो है तेजी की तरफ है। शुक्रिया सर ये सेटअप हमें समझाने के लिए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स रहेंगे आपके रडार पर, कौन से स्टॉक्स आपको फोकस में रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ में खबरों के आधार पर। और ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अरमान हार। गुड मॉर्निंग अरमान। काफ़ी अच्छे संकेत ग्लोबल मार्केट से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक्स कौन से रहेंगे जहां पर नजर रखनी चाहिए? जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर्स अगर आप देखेंगे तो आपको सीपीआई का डेटा आता हुआ दिखेगा अगस्त महीने का, उस पर ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आता हुआ दिखेगा जुलाई महीने का, वहां पर भी ध्यान रखिएगा। रामकृष्णा फ्रोजिंग जो फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है, आईपीओ अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का। उसी के साथ साथ कोस्टल कॉर्पोरेशन पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो राइट इशू है वो उनका आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में, जिसमें ग्लेनमार्क फार्मा है फाइनल डिविडेंड 2.5 का, और अलेम्बिक है जिसका डिविडेंड है 1.8 का। उसी के साथ साथ आप खबरों में केईसी इंटरनेशनल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने गुजरात इंडस्ट्रीज ने जो इन कंपनी को है लगभग 250 करोड़ का जो है कि नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है। गेल इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उनका ये बयान आता हुआ दिखा है कि रूस के जो गैसप्रोम से गैस सप्लाई पर जो है वो बातचीत जो है वो जारी की है। पीवीआर और आइनॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि खबरों के अनुसार ब्रह्मास्त्र की जो 3 दिनों की जो अगर आप देखेंगे कलेक्शन जो है वो 100 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखा है। उसी के साथ साथ आइनॉक्स लीजर पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीएलटी मुंबई बेंच के आदेश के बाद कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की बैठक है वो 12 अक्टूबर को होगी। ओएनजीसी पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी के जो ऑफशोर में जो खोजे गए स्मॉल फील्ड के लिए 6 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे कि अरब सागर के लिए 3 और अगर बंगाल की खाड़ी के लिए खोजे गए डीएसएफ जो कि बताया स्मॉल फील्ड वाला, उसमें अगर आप देखेंगे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। टीटागढ़ मैगन्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इटली सरकार ने 10 मिलियन यूरो का जो निवेश है वो करेगी और ये कंपनी की सब्सिडरी में जो कुल अगर आप हिस्सेदारी देखेंगे तो 30.3% हिस्सेदारी है वो खरीदेगी। ट्राइडेंट इनका अगस्त
का डेटा आता हुआ दिखा है महीने का प्रोडक्शन का डेटा अगर आप देखेंगे तो होम टेक्सटाइल में अगर देखेंगे बात लिनिन में लगभग 3091 मैट्रिक टन, वहीं अगर यान अगर धागे की बात करेंगे तो वहां पे लगभग 6470 मैट्रिक टन, और अगर पेपर या केमिकल डिवीजन की बात करें तो वहां पर पेपर में लगभग 12680 मैट्रिक टन का जो प्रोडक्शन है वो हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। खबरों के आधार पर आज दिन के दौरान यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अरमान ये सभी स्टॉक्स हमें बताने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं ट्रेडिंग आइडियाज़। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ आपकी स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश होंगे। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से गोदरेज इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर देखिए खरीदारी की राय आ रही है 510 रुपये के लक्ष्य के लिए 468 रुपये का है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। साथ में आनंद राठी सिक्योरिटीज़ की तरफ से टाटा स्टील यहाँ पर जो है खरीदारी की राय है, तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्राइस जो है इसकी क्लोजिंग 106 रुपये के आसपास के 110 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 102 रुपये का। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ में आज के जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं और जो मार्केट का सेटअप है ये समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन, इनके साथ जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग नीलेश। देखिए ग्लोबल मार्केट से तो अपडेट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, कौन से अहम होंगे लेवल निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू आशीष जी। देखिए ओवरऑल बाजार का मोमेंटम काफी पॉजिटिव है और जो सेटअप है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। निफ्टी में अगर हम लेवल्स की बात करें तो देखिए फिर से 17,900 18,000 की ओर निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी डिप मिलता है तो 17,730 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी और ऊपरी स्तरों पर आई वोंट बी सरप्राइज अगर इसी सप्ताह में 18,000 तक के लेवल फिर से देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल टारगेट 18,000 का रख के चलना चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी में अभी भी ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप बनी हुई रहनी चाहिए और 40,600 40,800 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 40,100 का स्टॉप लॉस होगा और 40,800 के टारगेट होंगे, सारे ही स्पॉट्स के लेवल्स हैं। तो निफ्टी बैंक यहाँ पर सेटअप काफ़ी बढ़िया है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इसे कैसे देखेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? बिल्कुल देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। आईटी स्पेस में हमने काफी अच्छा रिबाउंड देखा और ये मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। जो पुल बैक हम देख रहे हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेसिफिकली वहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए। तो एल&टी इन्फोटेक इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी की सलाह होगी 4,770 के टारगेट के लिए 4,620 के स्टॉप लॉस से एल&टी इन्फोटेक में खरीदारी की सलाह होगी। साथ ही साथ देखिए बैंकिंग स्पेस में नजरिया पॉजिटिव है तो इंडेक्स हैवीवेट एचडीएफसी बैंक इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। 1540 1550 तक के टारगेट ऊपरी स्तरों पर हमें देखने को मिल सकते हैं ऑन इमीडिएट बेसिस और 1480 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शेयरों पर एफआईआर ब्रोकरेज ने दर्ज की है एफआईआर, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अरमान। गुड मॉर्निंग अरमान, कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं आज? जी देखिए नोमुरा की आती हुई दिखी है, मारुति सुजुकी के ऊपर देखेंगे तो वहां पर उनकी आती हुई दिखी है। वो हालांकि उन्होंने न्यूट्रल जो है वो तो मेंटेन करा है, पर टारगेट देखेंगे, टारगेट अगर उन्होंने थोड़ा सा 8,970 पर देते हुए दिखे हैं। मैक्वायरी की अगर आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड पर आती हुई दिखी है, जो उनका करंट मार्केट प्राइस है 167 का, जो मेंटेन रखा है उन्होंने न्यूट्रल पर, हालांकि जो टारगेट है वो 167 का आता हुआ दिखा है। मैक्वायरी की ही कोल इंडिया पर भी आती हुई दिखी है, उन्होंने मेंटेन करा है आउट परफॉर्म को और जो टारगेट है वो 256 का कर दिया है, जो करंट मार्केट प्राइस है वो 238 का है। उसी के साथ साथ मैक्वायरी की जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी आती हुई दिखी है, जो कि करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 687 का है। वहीं उन्होंने अगर टाटा स्टील पर अगर आप बात करें तो आउट परफॉर्म को मेंटेन करा है और टारगेट जो दिया है वो 117 का दिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर जो करंट मार्केट प्राइस 687 का है, वहां पर उन्होंने जो आउट परफॉर्म है जेएसडब्ल्यू के लिए माफ कीजिएगा अंडर परफॉर्म है उसे मेंटेन किया है और टारगेट जो है 461 का दिया है। नोमुरा पर भी जेएसडब्ल्यू स्टील की ही आती हुई दिखी है, हालांकि उन्होंने जो है उसको रेड्यूस को मेंटेन किया है और टारगेट जो है हालांकि इनका 548 का आता हुआ दिखा है। मॉर्गन स्टैनली की टाइटन पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर बढ़िया रेटिंग है जो मेंटेन है ओवर रेट की। उसी के साथ साथ अगर आप टारगेट देखेंगे, टारगेट को उन्होंने बढ़ाया है 2800 से, अगर आप देखेंगे तो 2800 पर बढ़ाया है, जो कि पहले था 2621 था। उसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली की महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी रेटिंग आती हुई दिखी है, जो उन्होंने ओवर रेट है उसे मेंटेन किया है और टारगेट को है 1411 का किया है। हालांकि जो अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वो 1301 रुपए का है। मैक्वायरी की वोल्टास पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आती हुई दिखी है, उन्होंने जो मेंटेन करा है न्यूट्रल के स्टैंड को और जो टारगेट है
वो 971 का करा है, और अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वो 966 का है। और अंत में सिटी की सिप्ला पर है, जिसमें करंट मार्केट प्राइस देखेंगे 1058 का है, और उन्होंने बाय को मेंटेन किया है और टारगेट जो है 1170 का रखा है। शुक्रिया अरमान, ये रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए कमोडिटी बाजार में अब आज की रणनीति समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सचेजा। गुड मॉर्निंग अमित। देखिए जो इक्विटी मार्केट्स हैं यहाँ पर तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में खासतौर पर अगर आप देखें तो जो कमोडिटी पैक है, मैं 3 चीज़ों पर राय जानना चाहूँगा, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, इसे कैसे डिकोड करना है आज? गुड मॉर्निंग। देखिए डॉलर इंडेक्स हमने पिछले हफ्ते देखा कि हल्का सा करेक्ट हुआ है, 111 के करीब से लगभग 108 के करीब आया है, और इसके चलते गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों में ही एक रिबाउंड देखने मिला है पिछले सालों से। गोल्ड जो $1690 के लोज देखे गए थे वहां से 1730 तक गया है, और मुझे लगता है कि ये जो रिबाउंड है ये कंटिन्यू होगा। भारतीय बाजारों में भी करीबन 50,000 के लोज कर 50,600 की क्लोजिंग आई है, तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है अपसाइड वो एक्सटेंड होगी और 50,850 से 50,900 तक देखने मिल सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म बेसिस 5400 के आसपास बाई की जा सकती है। वहीं चांदी की बात करें तो मेरा मानना है कि 2 या 3 बार 53,000 से 52,000 के बीच कंसोलिडेट हुई है, और वहां से हर बार हमने एक रिबाउंड देखा है। तो ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस 54,500 के करीब दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और अपसाइड में करीबन 55,500 के टारगेट होंगे। सिमिलरली क्रूड ऑयल में भी हमने लास्ट फ्राइडे को काफी बढ़िया एक बाउंस बैक आते हुए देखा है, और ये जो शॉर्ट कवरिंग हुआ है मेरा मानना है कि कंटिन्यू होगा। 6,800 के करीब मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, और 7,050 तक के टारगेट लेके चला जा सकता है। शुक्रिया अमित, ये कमोडिटी ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए पावर ब्रेकफास्ट में आज के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए ट्रेडर्स डायरी, जिसमें मिलेंगे आपको आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।